हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का है हमारे पास स्टडी में। हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा था और उस नेटवर्क मैनेजमेंट के कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स लेयर्स एंड मॉडल्स। आज हम इस टॉपिक में बेसिकली ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो हमारी नेटवर्क लेयर है उसका सिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, क्या क्या उसमें मतलब चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल हायरार्की। प्रोटोकॉल हायरार्की में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने ये लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन में आता है तो इन पॉइंट्स में से जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको मार्क करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ पूरी नहीं पढ़नी होती है, उसमें से इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे वही मैं आपको कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़ाते जाऊंगा। बाकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बाद में, आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस देयर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, मोस्ट नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ स्टैक ऑफ लेयर्स और लेवल्स, ईच वन बिल्ट अपॉन द वन बिलो इट। द नंबर ऑफ लेयर्स, द नेम ऑफ ईच लेयर, द कंटेंट ऑफ ईच लेयर एंड द फंक्शन ऑफ ईच लेयर डिफर फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि जो नेटवर्क लेयर्स होती हैं हमारी, उन लेयर्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उन डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। हर लेवल पे एक अलग उसका फंक्शन होगा, उस लेवल से बढ़ के उसका दूसरा जो लेयर होगी उसका अलग फंक्शन होगा। और इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पहले जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हो जाए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होना है उसके बाद वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा। द पर्पस ऑफ ईच लेयर इज़ टू ऑफर सर्टेन सर्विस टू द हायर लेयर। मतलब जो लोअर लेयर है किसी भी लेयर की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिज़िकल लेयर है हमारी, जैसे ये फिज़िकल लेयर है हमारी, ठीक है। तो ये फिज़िकल लेयर जो होगी उसके ऊपर हमारी डेटा लिंक लेयर होगी, या फिर लिंक लेयर भी बोल सकते हैं आप। जो डेटा लिंक लेयर होगी उसको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगी? फिज़िकल लेयर करेगी, ठीक है। तो यही इस लाइन का मतलब है। हायर लेयर्स वाइल शील्डिंग whose layer from those layer from the details of how the offered service are actually implemented। और इसका ध्यान रखने का काम क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर में क्या चल रहा है, वो सबका काम किसका होता है? लोअर लेयर का होता है। जबकि जो अपर लेयर होती है उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई नेटवर्क में, तो फिज़िकल लेयर उसको क्या करेगी? फिज़िकल लेयर उसको सिर्फ देखेगी, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होगा? डेटा लिंक लेयर का होगा। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। प्रोटोकॉल इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज़ टू बी प्रोड्यूस। जैसे मैंने आपको बताया है कि दो कम्युनिकेशन पार्टीज़ हैं, पहली है हमारी फिज़िकल लेयर, दूसरी है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होना है, इस अग्रीमेंट को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हैं कि हम अगर किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उस पार्टी में हम एक ड्रेस कोड रख देते हैं, ठीक है। उस ड्रेस कोड में कौन कैसा ड्रेस कोड पहन के आएगा उसको डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि जो हमारी वुमेन्स हैं वो हमारी साड़ी पहन के आएंगी और हमारे जो मेंस हैं वो कोट पैंट पहन के आएंगे, ठीक है। दोनों के लिए एक अलग अलग प्रोटोकॉल रख दिया हमने। इसी तरीके से जो नेटवर्क्स लेयर्स होती हैं वो भी हर लेयर के लिए अपना एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करती हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इनको डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कैसे ये होता है। When layer n on one machine carries on a conversation with layer n on another machine, the rules and convention used in this conversation are collectively known as the layer n protocol। तो जब पहली मशीन कन्वर्सेशन कैरी करती है
दूसरी मशीन से, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो जो रूल्स जो यूज़ होते हैं कन्वर्सेशन में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी पार्टी में अगर हम नहीं पहन के आएंगे तो वो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई मैन वुमेन साड़ी और वो नहीं पहन के आएंगे तो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अगर कोई कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है उस पार्टी में तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो जो भी रूल्स प्रोटोकॉल बनाएगा, प्रोटोकॉल्स जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी रूल्स यूज़ करेंगे हम कन्वर्सेशन में बिटवीन द लेयर्स, उसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसको लेयर एंड प्रोटोकॉल मतलब कि वो जिस लेयर का होगा, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, फिज़िकल लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच लेयर passes डाटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू द लेयर इम्प्लीमेंटेड बिलो इट। सो लेयर का फंक्शन क्या होता है? लेयर का फंक्शन होता है डाटा को कंट्रोल करना, डाटा को पास कराना, ठीक है। ये दो फंक्शन होते हैं, इनको आप इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। किसी भी लेयर के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला होता है हमारा डाटा को पास कराना और उसको कंट्रोल कराना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू द लेयर इमीडिएटली बिलो इट, जो लेयर उसके बिलो है उसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। जैसे डेटा लिंक लेयर के नीचे कौन सी है? फिज़िकल लेयर है। फिज़िकल लेयर डाटा पास कराएगी उसको और ऊपर लेयर्स तक पहुंचाकर उसको वापस भेजना, ये सब उन दोनों के बीच लेयर का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। उसको कंट्रोल करना उसका फंक्शन होता है। अंटिल द लोएस्ट लेयर इज़ रीच्ड, लोएस्ट लेयर तक हम जब तक नहीं पहुंच जाते, जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। बिलो लेयर वन इज़ फिज़िकल मीडियम थ्रू विच एक्चुअल कम्युनिकेशन अकर्स। सो जो इसमें जो हमारा मॉडल होता है लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री का, तो जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर होती है लेयर वन जिसे बोलते हैं हम, उसके नीचे होता है हमारा फिज़िकल मीडियम। क्या होता है हमारा यहाँ पर? फिज़िकल मीडियम। फिज़िकल मीडियम में आपको अभी फ़िज़िकल लेयर जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा फ़िज़िकल मीडियम्स क्या क्या हैं ट्रांसमिशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। फ़िज़िकल मीडियम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स इज़ कॉल्ड द नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो जो लेयर्स और प्रोटोकॉल्स का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आप मार्क कर सकते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर बोला जाता है। अ लिस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल used by a certain system, one protocol per layer is called a protocol stack. So protocol stack की definition अगर क्वेश्चन में पूछी जा रही है या फिर प्रोटोकॉल मतलब fill in the blanks में दिया गया हो, a list of protocol used by a certain system, one protocol per layer, उसको क्या बोला जाता है? तो उसमें आप लिख सकते हैं कि उसको प्रोटोकॉल स्टैक बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल्स हैं जो हमें आने वाले चैप्टर में मिलेंगे, जो फंडामेंटल टर्म्स हैं उनमें आप कंफ्यूज ना हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, एग्ज़ाम्पल की मदद से भी इसमें समझाया गया है। M1 M2 लेयर है, उसको प्रोटोकॉल हायरार्की बेसिकली जो होती है वो उस चीज़ को बोलते हैं जो प्रोटोकॉल्स हमारे अपर लेयर से लेके लोअर लेयर तक आते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल हायरार्की, ठीक है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, उस एग्ज़ाम्पल को मैं डायग्राम की मदद से बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने आपको ये थ्योरेटिकली लिख दिया है जिससे कि आप इसको पढ़कर समझ सकें। A message M is produced by an application process running in layer 5 and gives to layer 4 for transmission. एक मैसेज है जो लेयर 5 ने क्या किया? प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड गिव टू लेयर 4, और उसको किसको दे दिया? लेयर 4 को दे दिया। लेयर 4 पुट्स अ हेडर इन फ्रंट ऑफ द मैसेज टू आइडेंटिफाई द मैसेज एंड पासेस द रिजल्ट टू द लेयर 3, और फिर उसमें एक हेडर पुट करने के बाद उसको क्या कर दिया? उसको लेयर 3 को पास करा दिया। द हेडर इंक्लूड्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सच एन एड्रेस टू अलाउ लेयर 4 ऑन द डेस्टिनेशन मशीन टू डिलीवर द मैसेज। सो उसमें एक हेडर इंक्लूड था जिसमें क्या था? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि उसका एड्रेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी पोस्ट को अपने एक हाउस से भेजा, ठीक है। आपका एक हाउस है,
आपने किसी भी ईमेल को सॉरी मेल नहीं, मेल बोल देता हूँ, फिज़िकल मीडियम, आपने किसी भी मेल को आपने अपने फ्रेंड के हाउस पर पहुँचाया, तो उसमें उसका उसके नेम, उसका एड्रेस ये सारी चीज़ें होती हैं ना। उसका मोबाइल नंबर भी होता है कि अगर उसका घर नहीं मिला तो उसके मोबाइल नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो है कहाँ। ठीक है, अगर एड्रेस कभी कभार चेंज हो जाता है, परमानेंट एड्रेस नहीं हो उसका, ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस हो, तो ये मोबाइल नंबर से हम पता लगा लेते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से लेयर्स में भी ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, देयर इज़ नियरली ऑलवेज अ लिमिट। अदर एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन सम लेयर्स आर सीक्वेंस नंबर इन केस द लोअर लेयर डज नॉट preserve message order, size and times. There is nearly always a limit imposed by the layer 3 protocol. So जो layer 3 protocol है हमारी, वो क्या करती है, वो एक टाइम डिवाइस करती है, जो एक तरीके की क्या होती है, जो एक कंट्रोल मेज़र है। बेसिकली एड्रेस वगैरह उसमें नहीं आता है, जो टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट में अगर वो चीज़ हो रही है इम्प्लीमेंट तो ठीक है, नहीं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, Layer 3 must break up the incoming message into smaller units packed, pre-peddling a Layer 3 header to each packet. In this example, M is split into two parts, M1 and M2, that will be transmitted separately. Layer 3 decides which of the outgoing line to use and passes the packet to Layer 2. So इसमें क्या होता है कि जो जो M मैसेज जो हम पास करा रहे हैं, जो एम मैसेज है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ डायग्राम की मदद से। जो एम मैसेज है हमारा वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं M1 और दूसरे को नाम दे देते हैं M2। ये बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ये कौन सी लेयर में होता है, ये लेयर 3 में होता है। किस में होता है, लेयर 3 में। ठीक है, लेयर 3 ट्रांसमिट सेपरेटली, और इसको सेपरेटली ट्रांसमिट किया जाएगा, मतलब कि ये जो लोअर लेवल पे जो भी डाटा कम्युनिकेशन होगा इन लेयर के बीच में वो सेपरेटली होगा। ठीक है ना, कभी ये नहीं होगा कि एम के पास वो चीज़ इन्फॉर्मेशन जा रही हो, ऐसा नहीं होगा। M1 M2 में जो सेपरेट कर दिया तो इन्हीं में जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता रहेगा। ठीक है, लेयर 3 डिसाइड्स विच ऑफ द आउटगोइंग लाइन टू यूज़ एंड पास द पैकेट टू लेयर 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेयर 1 और लेयर 2 है वो आपस में, लेयर 2 और लेयर 3 है, वो जब पैकेट्स डिवाइस कर देगी तो लेयर 2 जो है उसके पास कौन सा पैकेट जाना है लेयर 3 डिसाइड करेगी। ठीक है ना। एट द रिसीविंग मशीन, लेयर 2 एड्स टू ईच पीस नॉट ओनली अ हेडर बट ऑल्सो अ ट्रेलर and gives the resulting unit to layer 1 for physical transmission. So basically मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी लेयर 1, ये लेयर 5 है, लेयर 1 नहीं, लेयर 5 है, उसके नीचे हमारी लेयर 4 है, फिर है हमारी लेयर 3। सो जब मैसेज यहाँ से पास होता है हमारा तो ये बन के तो M आता है, फिर ये जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये M1 और M2 में बदल जाता है और फिर इनके बीच में ट्रांसमिशन इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, ये इस तरीके का सिनेरियो चलता है और यहाँ पर लेयर 2 और लेयर 1 तक ये ट्रांसमिशन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि जो लेयर 2 होती है, लेयर 2 का आप फंक्शन समझ लीजिए एक मिनट। जो लेयर 2 होती है, जब मैंने आपको लेयर 5 पढ़ाया था तो लेयर 5 जो होती है वो जब लेयर 4 को ट्रांसफ़र करती है तो वहाँ पर एक हेडर फाइल बनती है। क्या बनती है, हेडर फाइल बनती है। लेकिन जब वो लेयर 2 के पास आती है तो लेयर 2 उसकी ट्रेलर फाइल भी बना देता है। ट्रेलर फाइल, हेडर फाइल के साथ ट्रेलर फाइल को इम्प्लीमेंट करा के वो लेयर 1 को दे देता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है
कि हेडर फाइल के साथ ट्रेलर फाइल को देने का वर्क किसका होता है, तो वो लेयर 2 का होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन इशू ऑफ द लेयर। सो डिज़ाइन इशू ऑफ द लेयर में हम ये पढ़ेंगे कि जब लेयर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट आर द डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ द लेयर। ठीक है, व्हाट आर द डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ द लेयर्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है व्हाट आर द डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ द नेटवर्क लेयर्स। ठीक है, सो पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी इज़ द डिज़ाइन इशू ऑफ मेकिंग अ नेटवर्क दैट ऑपरेट्स करेक्टली इवन दो इट इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर देमसेल्व्स अनरिलायबल। जो हमारे लेयर्स में जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डाटा, वो डाटा अनरिलायबल, स्लो, मतलब जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लॉस होने का डर हो, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं। सो वो लॉस होने का जो डर है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में है, उसको रिलायबल बनाना, मतलब वो लॉस ना हो पाए और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, वो काम, वो इस चीज़ को इंश्योर कराने की चीज़ को बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक समझाने के लिए नीचे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो उसमें एक पॉइंट आप नीचे बना के लिख सकते हैं। रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन मैकेनिज्म फॉर फाइंडिंग एरर्स इन रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन यूजेस कोड्स फॉर एरर डिटेक्शन। अब इसमें एरर डिटेक्शन के लिए हम कोड्स यूज़ करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी आई है उसमें एरर तो नहीं है। फिर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनकरेक्टली रिसीव्ड कैन बी ट्रांसमिट अनटिल इट रिसीव्ड करेक्टली। सो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव्ड हुई है वो इनकरेक्टली अगर आई है तो उसको करेक्टली पहुंचाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। इसको रिडंडेंट मैकेनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, मोर पावरफुल कोड्स अलाउ फॉर एरर करेक्शन वेयर द करेक्ट मैसेज इज रिकवर्ड फ्रॉम द पॉसिबल इनकरेक्ट बिट दैट वर ओरिजिनली रिसीव्ड। सो यहाँ पर जो करेक्ट मैसेज जो होता है उसको रिकवर्ड किया जाता है और जो पॉसिबली इनकरेक्ट बिट्स में हमारे पास पहुँचा है, बोथ ऑफ दिस मैकेनिज्म वर्क बाय एडिंग रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो ये मैकेनिज्म है हमारा, उसको हम रेडुडेंट इन्फॉर्मेशन या फिर रेडुडेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। दूसरा इशू है हमारा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। ओवर टाइम नेटवर्क्स ग्रो लार्जर एंड न्यू डिज़ाइन emerges दैट नीड टू बी कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नेटवर्क्स की जो मांग है, जो स्पीड है, वो बढ़ती जा रही है। तो उस स्पीड को कैसे मेंटेन किया जाए उस चीज़ को हम इसमें समझते हैं। द की स्ट्रक्चर मैकेनिज्म यूज टू सपोर्ट चेंज बाय डिवाइडिंग द ओवरऑल प्रॉब्लम एंड हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो जो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए उस प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। ठीक है, जैसे जो लेयर्स हम बना रहे हैं M1 और M2, जो मैसेजेस हम पास करा रहे हैं, अगर उन मैसेजेस पास कराने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्रिएट हो रही है, तो वो क्रिएट प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? वो प्रोटोकॉल्स हमारे दूर करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। ठीक है, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट टाइप है। एवरी layer needs a mechanism for identify the sender receiver that are involving in a particular message। ईच लेयर में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसमें हम रिसीवर और सेंडर के बीच में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है उसको हम समझें। द मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड एड्रेसिंग और नेमिंग। उसको हम बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम एड्रेसिंग एंड नेमिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है पहले और ये आ भी सकता है कि द मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर दैट आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर मैसेज, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो या तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एड्रेसिंग होगा या फिर नेमिंग होगा। तो एड्रेसिंग और नेमिंग दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, लो एंड हाई लेयर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हर लेयर की बात कर रहा है ये।
Another example is the difference in the maximum size of the message that the network can transmit. This lead to mechanism for disassembling, transmitting and then reassembling messages. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म बनता है जिसमें बोला जाता है कि जो मैक्सिमम साइज़ है जो नेटवर्क फेस कर सकता है ट्रांसमिट करने के लिए, उस चीज़ के मैकेनिज़्म को बोला जाता है रीअसेंबलिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिसअसेंबलिंग मैसेजेस। ठीक है, इस मैकेनिज़्म को ये बोला जाता है। दिस ओवरऑल टॉपिक इज़ कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग। और इन तीनों को मिला के हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेटवर्किंग। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ोगे नेटवर्क लेयर वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन क्या है? मैनी डिज़ाइन शेयर नेटवर्क बैंडविड्थ डायनेमिकली according to the short term needs of host rather than by giving each host a fixed fraction. So random resource allocation का मतलब होता है, जैसे नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, वो m मैसेज को m1 और m2 बना के भेज रही है। मतलब उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो m मैसेज को m में ही भेज दे। वो क्या कर रही है, उसको डिसइंटीग्रेट करके फिर भेज रही है। सो ये कब होता है? जब नेटवर्क की बैंडविड्थ उसके हिसाब से ना हो। ठीक है, अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ होती कि वो m मैसेज को m मैसेज बना के ही भेज सकता था, m पैकेट्स में भेज सकता था, तो वो भेज देता। तो ये रिसोर्स अलोकेशन जो इशू है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराता है। ठीक है, दिस डिज़ाइन इज़ कॉल्ड स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग, और इस डिज़ाइन इशू को बोलते हैं हम स्टैटिक मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मीनिंग शेयरिंग बेस्ड ऑन द स्टैटिक ऑफ डिमांड। जो डिमांड है, जो स्टैटिक डिमांड है हमारी, जितनी चीज़ की मांग करी है हमने, जितने पैकेट्स की मांग करी है, डिमांड जितनी चल रही है, उस डिमांड पर जो भी हम डाटा करते हैं तो उसको स्टैटिक डिमांड बोलते हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, an allocation problem that occurs at every level is how to keep a fast sender from swiping a slow receiver with data. Feedback from the receiver to the sender is often used. So feedback mechanism भी यूज़ होता है जिसको हम फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। इसको आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। फ्लो कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें जो डाटा होता है वो रिसीवर तक कितना फास्ट पहुंच रहा है, उस चीज़ की फीडबैक रिसीवर देता है कि भैया हमारे पास मैसेज नहीं आया। जैसे व्हाट्सएप में आप यूज़ करते हो ना, व्हाट्सएप में फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिसीवर मशीन है और ये है सेंडर मशीन। ठीक है, ये सेंडर मशीन है, ये रिसीवर मशीन है। ठीक है, आप व्हाट्सएप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, आपने कोई मैसेज भेजा, उस पर एक टिक आ गया। ठीक है, और आपके रिसीवर के पास वो अभी तक नहीं पहुंचा, वो रिसीवर के पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये क्या है कि रिसीवर की मशीन जो है वो स्लो है और सेंडर की मशीन क्या है, वो फास्ट है। लेकिन वो पहुंचेगा, कुछ टाइम बाद पहुंचेगा, जब उसमें स्पीड आ जाएगी या फिर उसमें डाटा स्पीड आ जाएगी या डाटा नेटवर्क कनेक्शन आ जाएगा, तो वो कुछ समय बाद उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस मैकेनिज़्म में क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो सेंडर को बोलेगा कि भाई मेरे पास मैसेज नहीं आया। इसको बोलते हैं हम फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म बोलते हैं, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, जब फ्लो कंट्रोल में बताऊंगा। तो ये बेसिकली एक इशू होता है हर एक लेयर का। फिर आता है द प्रॉब्लम इज़ दैट द नेटवर्क इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड बिकॉज टू मैनी कंप्यूटर्स वांट टू सेंड टू मैनी ट्रैफिक। सो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंजेशन। कंजेशन भी एक तरीके का कंट्रोल मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये एक तरीके का फ़्लो कंट्रोल जैसा ही है। फ़्लो कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है, फ़्लो कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा डाटा होता है वो सेंड नहीं होता है, वो रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है बिकॉज ऑफ स्लो मशीन एंड फास्ट मशीन। कंजेशन कंट्रोल में ऐसा नहीं होता। कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है कि जितने पैकेट्स सेंडर एंड से गए हैं
जितने भी पैकेट्स हैं हमारे, जैसे 3 पैकेट्स हैं, वो सेंडर एंड से गए हैं, उस पर्टिकुलर बकेट में 3 पैकेट्स आ सकते थे और वो रिसीवर के पास जा रहे हैं। ठीक है, किसके पास जा रहे हैं? रिसीवर के पास जा रहे हैं। ड्यू टू एनी ट्रैफ़िक, यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर ट्रैफ़िक आ जाता है। ट्रैफ़िक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में बहुत सारे यूज़र्स अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैफ़िक आने की वजह से कुछ पैकेट्स जो हो जाते हैं वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और बाहर होने की वजह से वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं हम कंजेशन कंट्रोल। और जितने चीज़ें हैं, जितने पैकेट्स हमारे पास उसके पास पहुँचने होते हैं, उतने ना पहुँच के, जैसे 2 पैकेट पहुँच गए और 1 पैकेट क्या हो जाता है, वो डिले हो जाता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ द नेम गिव टू मैकेनिज़्म दैट रिकंसोइल दीज़ कंप्लीमेंटिंग डिमांड्स। सो बेसिकली ये फ्लो कंजेशन कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ सर्विस की आपकी पूरी यूनिटी है, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस आप यूज़ करते हो वो सही है या नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी ये इंश्योर कराती है कि जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो कितनी रिलाएबल है, कितनी स्पीड है उसकी, वो कितना या तो डिले हो रही है या तो फास्ट चल रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सिक्योर द नेटवर्क डिफेंडिंग इट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स। बेसिकली हम इसमें क्या एक मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है ईवेज ड्रॉपिंग ऑन कम्युनिकेशन। ईवेज ड्रॉपिंग इन कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो थ्रेट्स हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आ रहे हैं, उन थ्रेट्स को दूर करना, वो इस मैकेनिज़्म का पार्ट है। जो भी थ्रेट्स हम डिफेंड करते हैं वो इसी में करते हैं और मल्टीपल लेयर्स में ये मैकेनिज़्म यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑन डिफेंड ऑफ थ्रेट्स, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा सर्विस प्रिमिटिव्स। सर्विस प्रिमिटिव्स, सर्विस इज फॉर्मली स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स। सो प्रिमिटिव्स का मतलब होता है ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, जो यूज़र द्वारा ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, जैसे कोई फ़ाइल को सेंड करना है, कोई फ़ाइल को रिसीव करना है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी को कॉल करते हैं, इस तरीके से आप ले लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड दोनों बात करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब मैं ए हूँ और मेरा दोस्त बी है, ठीक है। हम दोनों बात करना चाहते हैं, तो पहले मैं उसका नंबर मिलाऊँगा, फिर वो उसके पास कॉल जाएगी और फिर वो उस कॉल का जवाब मुझे देगा। ये जो पूरा सिचुएशन है, इसमें मैकेनिज़्म जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रिमिटिव। ठीक है, क्या क्या हम ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द सर्विस, व्हाट आर दी ऑपरेशंस वी यूज इन द सर्विस इज कॉल्ड सर्विस प्रिमिटिव्स। ठीक है, इफ़ द प्रोटोकॉल स्टैक इज़ लोकेटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट ऑफन द प्रिमिटिव्स आर नॉर्मली सिस्टम कॉल्स। अगर प्रिमिटिव्स पहले से सिस्टम में मौजूद हों तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग COS में लिख देता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कॉलिंग फंक्शंस होते हैं। उन कॉलिंग फंक्शंस में वो सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं जो उस कंप्यूटर को रन कराने में मदद करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी का नाम से कंप्यूटर का यूज़र नेम है, जैसे यूज़र नेम, उसको डिफ़ाइन कराना कौन है उसका यूज़र, या फिर कैलेंडर को डिफ़ाइन कराना, कैलेंडर इसमें है हमारा, तो उसको कैलेंडर को शो करना कि इस डेट को कौन सा कैलेंडर होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये वो सारे ऑपरेशंस बेसिकली इसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑपरेशंस यूज्ड होते हैं वो हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज कॉल्स कॉज अ ट्रैप टू कर्नल
mode, which then turns control of the machine over to the operating system to send the necessary packets. So basically जब हमारे पास जो ऑपरेशंस हमारे पास खुल के आते हैं कि भाई मुझे भेजो, जैसे मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे कॉल करो, या मैंने बोला कि भाई मैंने तुझे कॉल की, तू उठा, तो मैं ऐसे मुंह से तो नहीं बोलूँगा ना, वो उसके पास रिंग जाएगी, एक पर्टिकुलरली मैसेज जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में, एक पर्टिकुलरली एक प्रिमिटिव फॉर्म में एक मैसेज जाएगा जो क्या करेगा, उस कॉल को उठाने के लिए उस पर मजबूर करेगा और वो मुझसे बात करेगा, है ना, रिंग जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ। तो बेसिकली ये भी पैकेट्स के साथ होता है नेटवर्क्स लेयर में। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि आप एग्ज़ाम में अपने लिख सकते हैं। अगर आपके सर्विस प्रिमिटिव्स टाइप्स अगर पूछ ले, तो पहला है हमारा लिसन का वर्क एक्चुअली होता है कि जो इनकमिंग कनेक्शन होता है, जो हमसे पैकेट्स अगर कोई मांग रहा है तो इनकमिंग पहले कनेक्शन वो कनेक्ट करेगा, फिर तो हम उसको कहते हैं लिसन। जैसे सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उस कम्युनिकेशन में जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, वो ऐसे ही सेंड नहीं करेगा, पहले रिसीवर उसमें क्या करेगा, पहले रिसीवर उसमें इनकमिंग कम्युनिकेशन बिठाएगा कि भाई मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, तुम भेजो। तो जो सेंडर होगा वो उस तरीके से उसको सेंड करेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लिसन। ये एक तरीके का ऑपरेशन है जो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स को यूज़ में लाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिसन जिसे बोला जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रिमिटिव द सर्वर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अंटिल अ रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन अपीयर्स। अच्छा, इसका एक मेन फीचर ये है कि अगर हमने इनकमिंग कम्युनिकेशन पहले बिठाया तो लिसन चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, या फिर उसको चाहे तो उसको डिले कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको इग्नोर कर सकता है, ठीक है। कनेक्ट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें क्लाइंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कनेक्ट टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर। जब हमारे पास इनकमिंग कनेक्शन आएगा जिसको हम लिसन बोलते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम उसका कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैन टाइपिकली सेंड्स अ पैकेट टू द पीर आस्किंग इट टू कनेक्ट। तो उसको कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कनेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करेगा। एक्सेप्ट दिस सेंड्स अ रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट प्रोसेस टू एक्सेप्ट द कनेक्शन। और जब कनेक्शन के लिए हम कनेक्ट को डिफ़ाइन करेंगे, तो जो सेंडर होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, जो रिसीवर होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। सेंडर भेजेगा कनेक्ट का मैसेज, तो रिसीवर जो होगा वो एक्सेप्ट ऑपरेशन के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर कनेक्शन जो है हमारा वो बन चुका है। द अराइवल ऑफ दिस रिस्पॉन्स एंड रिलीज द क्लाइंट एट द पॉइंट द क्लाइंट एंड सर्वर आर बोथ रनिंग एंड दे हैव अ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। सो बेसिकली सेंडर और रिसीवर को हम अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज में, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की लैंग्वेज में हम क्लाइंट और सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जब कनेक्शन बनेगा तो उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट बोलेंगे, या फिर आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब सर्वर कनेक्ट कर ले तो क्लाइंट के पास जो ऑपरेशन पहुंचता है उसको एक्सेप्ट बोला जाता है। रिसीव टू प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द फर्स्ट रिक्वेस्ट। जो पहली रिक्वेस्ट जो क्लाइंट भेजेगा उसको बोला जाता है रिसीव। और सेंड कौन सी ऑपरेशन होगा, जब सर्वर उस चीज़ को क्लाइंट के पास भेजेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, उसके लिए वो ऑपरेशन कौन सा यूज़ करेगा, सेंड। जो पैकेट्स, जो अनब्लॉक पैकेट्स होते हैं जो क्लाइंट के पास जाने हैं, वो इसी के थ्रू अराइव होते हैं, ठीक है, सेंड के थ्रू। डिस्कनेक्ट का यूज़ होता है टू टर्मिनेट द कनेक्शन। जब हमारे बीच में लेन देन हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं कनेक्शन को, ठीक है। और डिस्कनेक्शन से क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन जो हमने बिठाला था वो अब ब्लॉक हो गया है, ठीक है। यही चीज़ को मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बता देता हूँ
देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लाइंट सर्वर की एक इंटरेक्शन कॉल चल रही है, जिसमें जो क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कनेक्ट रिक्वेस्ट आई, किसकी तरफ से आई, क्लाइंट की तरफ से आई सर्वर को, और सर्वर ने फिर उसको एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया तो फिर क्लाइंट ने फिर रिस्पॉन्स में क्या करा, रिक्वेस्ट फॉर डाटा, रिक्वेस्ट की ना डाटा के लिए। तो रिप्लाई में उसने क्या किया, रिप्लाई हम किससे करते हैं, रिसीव से करते हैं, तो उसको रिसीव किया रिप्लाई से। और फिर उसके बाद फिफ्थली क्लाइंट ने उसको भेजा कि भाई मेरे पास आ चुका है। तो वो क्या करेगा, सेंड ऑपरेशन का यूज़ करेगा कि भाई मेरे पास चीज़ें आ चुकी हैं, जो भी मैंने मांगा था वो मेरे पास आ चुका है। तो जो सर्वर होगा वो डिस्कनेक्ट कर देगा क्लाइंट को। और ये जो यूज़ होता है पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से यूज़ होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मेल है। ठीक है, ये सर्विस प्रिमिटिव्स की आपको मैंने एक लिस्ट भी दे दी है, आप इससे समझ लीजिएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ सर्विसेज टू प्रोटोकॉल। जो हमने सर्विस प्रिमिटिव्स पढ़े हैं उनका प्रोटोकॉल से क्या रिलेशनशिप है उसको हम समझ लेते हैं। अ सर्विस इज़ अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। द सर्विस डिफाइंस, ये तो देखो प्रोटोकॉल और सर्विस की मैंने आपको पहले डेफिनेशन है, तो प्रोटोकॉल्स और सर्विस की डेफिनेशन मैंने आपको पहले पढ़ा ही दी, तो इनको आप ऊपर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे आर फ्री टू चेंज देयर प्रोटोकॉल्स एज वेल प्रोवाइडिंग दे डू नॉट चेंज द सर्विस विजिबल देयर यूजर्स। इन दिस वे द सर्विस एंड प्रोटोकॉल आर कम्प्लीटली डीकपल्ड। सो रिलेशनशिप आपको मैं इस डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। सो यहाँ पर हम रिलेशनशिप को समझते हैं। बेसिकली आप इस रिलेशनशिप में ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो है ये हमारा क्लाइंट, ठीक है, और ये हमारा सर्वर, क्या है, ये हमारा सर्वर। सो बेसिकली जो सर्वर है उसके में एक अलग सिस्टम चल रहा है और क्लाइंट में एक अलग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, लेयरिंग का जो सिस्टम है वो अलग चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे दोनों की लेयर्स के बीच में, जिससे क्या हो सके, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, क्वालिटी वाला कम्युनिकेशन हो सके। सो इसको देखते हुए हम प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और अगर आपको सर्विसेज को देखना है तो जो इनके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको हम बोलते हैं सर्विस। सर्विस क्या है, जो सर्विसेज लेयर प्रोवाइड करा रही है। कौन प्रोवाइड करा रही है, लेयर प्रोवाइड करा रही है, वो सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला कौन होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये एग्ज़ाम में आती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें कुछ समझाने वाला कोई नहीं था, इसका डायग्राम आप याद कर सकते हैं। ठीक है।